नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था, वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रख सकती है? आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम बात करने वाले हैं चार्टर अधिनियमों की। ये वो कानून थे जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सधेवे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता छीनकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी। डाउनराइट जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने अपनी बात पिट्स इंडिया एक्ट पर खत्म की थी, तो आज चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा और कैसे कसता चला गया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे 1786 से, जहां गवर्नर जनरल को और ज्यादा ताकतवर बनाया गया। फिर हम पहुंचेंगे 1813 में, जहां ब्रिटिश इरादों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद 1833 में हम देखेंगे कि कैसे सारी की सारी पावर एक जगह पर सिमट गई, और आखिर में 1853 की उस अंतिम चेतावनी को समझेंगे जिसके बाद कंपनी राज का अंत लगभग तय हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 1786 और 1793 के अधिनियम। देखिए, ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत में अपनी प्रशासनिक पकड़ को पत्थर की तरह मजबूत करने में लगे थे, और इसके लिए वो गवर्नर जनरल को असाधारण शक्तियां दे रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 1786 का ये जो अधिनियम था, वो किसी सामान्य नीति के तहत नहीं आया, बल्कि एक खास व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। असल में वो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभालने को तैयार ही नहीं थे, जब तक कि उनकी दो बड़ी मांगें पूरी ना कर दी जाएं। तो भाई, ऐसी क्या मांगे थी उनकी? पहली, उन्हें अपनी ही काउंसिल के फैसलों को पलटने की शक्ति चाहिए थी। सोचिए, एक अकेला व्यक्ति पूरी की पूरी समिति पर भारी। और दूसरी, वो सिर्फ गवर्नर जनरल ही नहीं बल्कि कमांडर इन चीफ यानी कि प्रधान सेनापति भी बनना चाहते थे। मतलब साफ था, उन्हें नागरिक और सैन्य दोनों तरह की सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में चाहिए थी। तो ठीक है, कॉर्नवालिस की मांगें मान ली गईं, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये असाधारण शक्तियां सिर्फ उन्हीं के लिए थीं? 1793 का चार्टर एक्ट इसी सवाल का जवाब लेकर आया। इसका मकसद था इन शक्तियों को स्थायी बनाना और ब्रिटिश नियंत्रण को और ज्यादा पुख्ता करना। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस को जो ओवरराइड पावर मिली थी, वो अब भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को दे दी गई। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल और बढ़ा दिया गया, जिससे कलकत्ता की ताकत और बढ़ गई। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, उसे अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और शायद सबसे जरूरी बात, ये तय हो गया कि लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा खर्चा अब भारत के खजाने से दिया जाएगा। यहीं से भारत के धन की निकासी की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 20 साल बाद हम आ गए 1813 में, और यहां से खेल बदलना शुरू होता है। यह अधिनियम एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश इरादों को एक नई दिशा दे दी। अब बात सिर्फ व्यापार और मुनाफे की नहीं रह गई थी। और ये स्लाइड उस बदलाव का निचोड़ है। पहली बार ब्रिटिश संसद ने खुलकर ये ऐलान किया कि कंपनी भारत में जिन भी इलाकों को कंट्रोल करती है, उन पर आखिरी अधिकार ब्रिटिश क्राउन का है। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि ब्रिटेन के राजा या रानी की प्रतिनिधि थी। ये भारत को सीधे सीधे एक उपनिवेश बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। व्यापार के मोर्चे पर भी समझे एक भूचाल सा आ गया। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार यानी मोनोपोली लगभग खत्म कर दी गई। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकता था। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां के व्यापारियों को नए बाजार चाहिए थे। हाँ, कंपनी ने दो चीजों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये बहुत मुनाफे वाले सौदे थे। इस एक्ट के सामाजिक और वित्तीय असर भी बहुत गहरे थे। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत मिली, जिनका मकसद धर्म प्रचार करना था। भारतीयों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था की गई, ताकि प्रशासन चलाने में मदद करने वाला एक बाबू वर्ग तैयार किया जा सके। और स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया, ताकि प्रशासन का खर्च यहीं से निकाला जा सके। अब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रभाव समाज के हर पहलू में घुस रहा था। चलिए अब 1833 के चार्टर एक्ट पे चलते हैं। अगर पिछले अधिनियम केंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए कदम थे, तो ये अधिनियम उस प्रक्रिया का शिखर था, बिल्कुल चोटी। इसका लक्ष्य था पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक अकेली ताकतवर सरकार बनाना। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत कानूनों के नाम में ही छिपा था।
पहले जो कानून बनते थे उन्हें विनियम या रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद बने कानूनों को अधिनियम यानी एक्ट्स कहा जाने लगा। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब भारत में एक असली केंद्रीय विधायिका है जो पूरे देश के लिए कानून बना रही है। इस अधिनियम ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा चरित्र ही बदल दिया। उसकी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गईं। अब वो एक व्यापारिक कंपनी थी ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी, जिसका सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। तो ये केंद्रीकरण पूरा कैसे हुआ? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये उपाधि मिली। अब उनके पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह छीन ली गई। अब सारी विधायी शक्ति कलकत्ता में एक जगह सिमट गई थी। और अब हम इस सीरीज के आखिरी अधिनियम पर आते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी संवैधानिक सुधार था, लेकिन इसके अंदर एक छिपा हुआ संदेश भी था, एक साफ संकेत कि कंपनी का शासन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस एक्ट ने प्रशासन में कुछ बहुत ही मॉडर्न बदलाव किए। पहली बार सरकार के विधायी यानी कानून बनाने और कार्यकारी यानी उन्हें लागू करने के कामों को अलग अलग किया गया, जो आज भी किसी भी लोकतंत्र का आधार है। एक छोटी संसद जैसी भारतीय विधान परिषद बनाई गई। सबसे क्रांतिकारी कदम था सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करना, जिससे सैद्धांतिक रूप से भारतीयों के लिए भी प्रशासन के दरवाजे खुल गए। और हाँ, विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी लाया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हर बार कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, पर इस बार कोई समय सीमा क्यों नहीं दी गई? सोचिए जरा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और जवाब ये था, ये ब्रिटिश संसद की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी थी। कोई टाइम लिमिट न देकर वो ये साफ कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब उनकी दया पर है और वो जब चाहें इसे खत्म कर सकते हैं। अंत नजदीक था। तो चलिए, हमने जो कुछ भी देखा है उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें आखिर कहाँ ले जाती है। ये असल में कंपनी से क्राउन तक सत्ता के ट्रांसफर की एक यात्रा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। 1786 में कार्यकारी शक्ति को मजबूत करने से यह सफर शुरू हुआ। फिर 1813 में क्राउन की संप्रभुता स्थापित हुई। 1833 में केंद्रीकरण अपनी चोटी पर पहुंचा और अंत में 1853 में संसद ने अपना अंतिम अधिकार जता दिया। तो 1853 के एक्ट ने मंच तैयार कर दिया था। कंपनी का शासन अब ब्रिटिश संसद की दया पर था। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह, जिसने इस कहानी का अंत लिख दिया। हमारे अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि इस विद्रोह के बाद कैसे सत्ता पूरी तरह से कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।